हेलो एंड वेलकम टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 3 ऑफ द क्लास 9th NCERT नाजिज़म एंड द राइज ऑफ हिटलर। लास्ट लेक्चर में हमने जो है रशियन रेवोल्यूशन को कंक्लूड किया था और इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर एंड द इवेंट्स विच पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट और द अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन जर्मनी एज वेल एज द राइज ऑफ हिटलर। तो यहाँ जो है इस चैप्टर की जो स्टोरी शुरू होती है वो शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 1 से। अब वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो शुरू हुई थी 1914 टू 1918। यहाँ जो है वर्ल्ड वॉर 1 कब से हो रही है 1914 टू 18। अब इस टाइम पे जो है वो 5 मेजर पावर थी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ब्रिटेन, प्रशिया एंड रशिया। जबकि जिसमें लेटर जो है वो इटली इन्वॉल्व हो जाता है। इटली की जगह जो प्रशिया को जो है प्रशियन जो एम्पायर रहता है प्रशिया, उसको रिप्लेस कर देता है जर्मनी। मतलब एक जर्मन एम्पायर कार्व्ड आउट होता है बाय द पॉलिसीज ऑफ बिस्मार्क। तो यहाँ जो है अब क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 1 के होने के रीजंस क्या क्या थे। वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो आर्मामेंट की रेस थी, एक तरह से जो है वो इंपीरियलिस्टिक रेस थी कि हाँ कौन सी जो ये जो 5 इंपीरियल पावर हैं जो मैंने अभी आपको मेंशन की, उनके बीच में ये रेसेस थी कि किसका एम्पायर किससे कितना बड़ा होता है। काफ़ी जो है केसर्स थे, एक विलियम केसर्स थे जो राजा थे ब्रिटेन के, उनकी जो न्यूट्रलिटी की पॉलिसी थी वो उनको अपनी वीकनेस मांगते थे। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न वो रहा, राइज ऑफ नेशनलिज्म आप कह सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे रीजंस रहे और इनको लेके जो है जो जितने भी यूरोपियन स्टेट थे जिनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारी सिचुएशन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक लार्ज वॉरफेयर में जिसका नाम था वर्ल्ड वॉर 1। और ये वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस से जो साइन हुई 1919 के अंदर। अब यहाँ जो हुआ जो ट्रिपल अलायंस वर्सेस ट्रिपल एंटॉन्ट हुआ। अब जो है ट्रिपल अलायंस के अंदर जो रशिया और जो जर्मन अलायंस था, यहाँ जो है वो ट्रीटीज जो साइन होती थी, बट जो क्या होता है रशिया बाद में जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस के फेवर में चला जाता है। अब यहाँ जो होता है फेवर, अब क्या होता है जो जर्मनी जो है वो इसका रूट कॉज था, तो जर्मनी के ऊपर जो है वो हैवी रेपरेशन लगते हैं, वॉर रेपरेशन लगते हैं। जो इसकी मिलिट्री कैपेसिटी है उसको रिड्यूस किया जाता है। और यहाँ क्या होता है कि जो है जर्मनी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आपकी जो है आपकी पॉलिसीज़ की वजह से जो है ये वॉर हुई है और इसका जो है आप खामियाजा आप भुगतेंगे। अब क्या कहते हैं कि ये जो ट्रीटी थी इसके अलावा जो अदर पोस्ट वॉर ट्रीटीज थी है ना, उन्होंने वापस रिड्रू किया मैप, जो यूरोप का मैप था उसको रिड्रू किया। यूरोप और मिडिल ईस्ट के जो जैसे ऑटोमन एम्पायर जो है वो फॉल हो गया था, उसी का रीज़न आप देख सकते हैं जो खिलाफत मूवमेंट इंडिया में हुआ कि जो है टर्किश एम्पायर है, जो ऑटोमन एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया। इसके अलावा नई जो है वो कंट्रीज़ बनी, जो बॉर्डर्स हैं वो ऑल्टर होने लगे। इसके अलावा जो है जो हम देखेंगे यहाँ क्या होता है इसके कॉन्सिक्वेंसेज में एक है जो है काफ़ी सारे एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुए। जैसे कि आप देखोगे ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, रशियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर। आप देखोगे कि हम भी अपने लास्ट लेक्चर के अंदर रशियन एम्पायर रशियन जो है एम्पायर को हमने कवर किया था। उसके बाद हमने देखा था कि वो कैसे ब्रोक हो गया था जो है आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1। यहाँ जो है बॉल्शेविक जो है अपनी पावर में आके रेवोल्यूशन लेकर आ जाते हैं। विद इन द रेवोल्यूशन वो जो है वो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाना चाहते थे रादर देन जो क्या है कम्युनिस्ट वॉर चाहते थे पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट, जो है पावर के अगेंस्ट, ना कि एक वर्ल्ड वॉर के अंदर पार्ट लेना चाहते। जर्मन एम्पायर नया बन के आता है, प्रशिया था, पर्शिया को विद इन द एम्पायर वो ब्रेक करके वैसा बनता। और यहाँ जो है एमरजेंस ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स होता है इन ईस्टर्न यूरोप एंड मिडिल ईस्ट। अब आप ईस्टर्न यूरोप जैसे कि आप देखोगे कि ऑस्ट्रिया है, हंगरी है, जो है पोलैंड है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये चीज़ जो है नए जो है एम्पायर बन के आते हैं। न्यू नेशन स्टेट जो है नेशनलिज्म की जो फीलिंग जो होती है वो इनके अंदर राइज होता है और ये इसमें कन्वर्ट होता है नेशन स्टेट में। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यहाँ जो है अब देखिए अब पहला वर्ल्ड वॉर होने का रीज़न क्या था। पहला वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो यहाँ जो है ना एक भी इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कि जो पीस को प्रमोट कर सके। अब इसके लिए जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं लीग ऑफ नेशन। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। ये क्या कर रहा था, ये प्रमोट कर रहा था पीस को, रिजॉल्व कर रहा था कॉन्फ्लिक्ट्स को थ्रू डिप्लोमेसी, ताकि जो है आगे जाके ऐसी जो डिवास्टेटिंग वॉर जो है वो आगे जाके नहीं हो। बट ये लार्जली इनफेक्टिव रहा क्योंकि आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1939 टू 45 जो है यहाँ हमारी वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई है। तो बेसिकली आप देखोगे कि हाँ भाई वॉर हो रही है तो वॉर के अंदर जो है ना बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत सारे फाइनेंस जो है उसका यूज होता है। तो यहाँ जो है ना उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। तो अब यहाँ क्या होगा कि भाई जो इन्फ्लेशन है वो वाइड स्प्रेड हो जाएगी। यहाँ जो इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी क्योंकि जो है सारा पैसा तो आपने
वॉर में लगा दिया। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डैमेज होगा अगर वॉर होगी तो, और जो यंग पॉपुलेशन है वो ही पार्ट लेगी वॉर के अंदर। और अगर यंग पॉपुलेशन वाज टेकिंग पार्ट इन द वॉर तो क्या होगा, उनकी डेथ्स भी होंगी। अराउंड जो है 40 मिलियन जो है डेथ्स काउंटर की जाती है, उससे भी ज़्यादा काउंट की जाती है वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ही। अब आप इतनी डेथ्स कर रहे हो तो यंगस्टर सारे मर जाएंगे, तो जो है आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन जाएंगी। तो वैसे क्या होगा, अब यहाँ जो है सारा जो है ग्रेन वो है वो सप्लाई कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आर्मी को फीड करने में। तो यहाँ जो है वो जो सप्लाई साइड डिमांड जो है वो आ जाएगी कि हाँ भाई यहाँ जो सप्लाई से क्रिएट हो रही है ना, कि हाँ भाई लैक हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, फ्लीट खराब हो जाएंगे। तो यहाँ क्या होगा कि वॉर टोन इकोनॉमीज हो गई, और जो है वो है जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम था वो फ्रेगाइल हो गया था। तो यहाँ जो हमने देखे जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, जो है ना वर्ल्ड के अंदर ह्यूज इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका था, क्योंकि जितनी मेजर इंपीरियल पावर थी उन सबका पैसा वहां लग चुका था, और ये कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं जिसका रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है। इवन दैट जर्मनी के अंदर तो हाइपर इन्फ्लेशन आ गया था। हाइपर इन्फ्लेशन आप समझते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर एक टर्म होती है कि हाँ यहाँ क्या होता है, यहाँ जो हो रहा है कि आप जो है जो चीज़ आज 1 रुपए की है वो कल जाके 1000 की भी हो सकती है और लाख की भी हो सकती है। तो इतना जो है 300% पे तक हाइक जो है वहाँ इन्फ्लेशन का राइज देखा गया था। इसके अलावा अब देखते हैं हम कि और क्या हुआ। जैसे कि अब देखिए कोई भी वॉर होता है, कोई भी इवेंट होता है, उस इवेंट का एक कहीं ना कहीं सोशल जो है इम्पैक्ट होता है, एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता है। सोशल इम्पैक्ट होगा कि सोसाइटी के अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे, डिप्लोमेसी जो है, पॉलिटिकल पावर्स, कुछ नई पॉलिटिकल पावर्स राइज होंगी, कुछ पुरानी जो है वो रिवाइव हो जाएंगी, कुछ जो है ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ जो है सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट था सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स पे। अब आप देखोगे वुमेन सफरेज मूवमेंट्स, ये क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद भी आए हैं। आप देखोगे जो वहाँ जो है वुमेन के जो रेवोल्यूशन है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से ही चला आ रहा था, बट उनको राइट्स कब जाके मिलने लगे, नियरली अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास मिलने लगे। यहाँ जो है रशियन रेवोल्यूशन के अंदर भी काफ़ी जो है वुमेन की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन चालू हो गया था। यहाँ जो है सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगे सोशल नॉर्म्स के अंदर। यहाँ जो है आप देखोगे कि बहुत सारी जो है नई नई ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी, एसोसिएशंस जो है यहाँ फॉर्म होने लगे। यहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टीज का इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ने लगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ बहुत इन्फ्लुएंस होने लगी, क्योंकि आप देखोगे कि सारा जो है बॉल्शेविक्स हैं, लेबर पार्टी है ना, मेंशेविक्स हैं, ये सब क्या कर रहे थे, नाजी पार्टी है जो अब राइज करती है आफ्टर द इवेंट्स ऑफ दैट। तो यहाँ क्या होगा, रशियन रेवोल्यूशन आप बता ही रहे हैं कि काफ़ी सारे सोशल नॉर्म्स में चेंज आ गया। यहाँ जो है ये आप देखोगे कि बहुत सारी जो है यूनियंस बन रही हैं, कॉमिनटर्न बना है, यूनियन बन रही है, कॉमिनटर्न बना। कॉमिनटर्न वाज द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल विच वाज फॉर्म्ड इन 1919। यहाँ जो ये पूरा एक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन रहा है, ILO जिसे हम कहते हैं। ये क्या है, ये सारे क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। आप देखोगे यूनियन बन रही है, फैक्ट्रीज कमेटीज बन रही हैं, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, नए पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थे जो राइज कर रहे थे। इससे पहले क्या हो रहा था, मोनार्की चल रही थी, इंपीरियलिस्टिक जो पावर है वो रूल कर रही थी। बट नाउ द पीपल वांट गवर्न बाय देमसेल्व्स, के हाँ हमें जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा ही गवर्न होना है। तो ये जो है सोशल चेंजेस आ रहे थे, और जब ये सोशल चेंजेस आ रहे हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं इक्वालिटी प्रमोट होती है कि सबको बराबर का राइट मिल रहा है, इवन दैट इफ यू आर अर्निंग 1 रुपी और इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज। तो यहाँ जो है वो जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो पॉलिटिकल इक्वालिटी, उनके लिए कहीं ना कहीं लिबर्टी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इवेंट्स जो है कंस्पायर होते जा रहे थे। इसके अलावा आप देखोगे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस यहाँ आ गए थे, कि वॉर हो रही थी, इससे पहले जो है वो घोड़े पे लड़ने जाते थे, वॉर जो है जंग वैसे लड़ी जाती थी। बट यहाँ क्या हो रहा है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी का राइज हो रहा है। आप देखोगे यूज ऑफ टैंक्स, केमिकल वॉरफेयर, एयरक्राफ्ट, इन सब की जो है ये क्या हुआ, जो आप देखोगे कि आप देखो वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो सबसे जो इफेक्टिव या सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग जो आर्मामेंट था या जो भी था, मिलिट्री जो टेक्नोलॉजी थी वो थी, जो यूज़ हुआ वो थी सबमरीन। अब इससे पहले जो है यहाँ कोई ऐसा यूज़ हुआ नहीं था। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एयरफोर्स का काफ़ी इम्पैक्ट, काफ़ी गहरा इम्पैक्ट रहा, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। यहाँ जो है नेवी में सबमरीन्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ प्ले किया था। केमिकल वॉरफेयर यहाँ शुरू हुए, नए नए इन्वेंशन शुरू हुए, जो है रेस ऑफ आर्मामेंट को क्या है और हाइक मिल गया। क्योंकि एक बार आप देख चुके हो कि हाँ भाई अगर हमारे पास टेक्नोलॉजिकल या मिलिट्री एडवांसमेंट नहीं है तो हमारी कंट्रीज को बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो उस चीज़ को
कवर करने के लिए जो यहाँ है जो टेक्नोलॉजिकल जो है रेस, आर्मामेंट रेस जो है वो शुरू होने लग गई। यहाँ इसी के साथ जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म शुरू हो गया, क्योंकि अब क्या होने लगा था कि अब एक कंट्री हार रही थी और यहाँ जो है नेशनलिज्म जो है विद इन द अदर फैक्टर्स के साथ जो नेशनलिज्म भी बहुत राइज कर रहा है। अब जैसे है जर्मन फीलिंग्स, इटालियन तो इटालियन फीलिंग्स, फ्रेंच तो फ्रेंच जो है उनकी फीलिंग्स है, ब्रिटेनियंस है, इंडियंस दे ऑल हैव सम डेवलप्ड सम फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। अब यहाँ क्या होता है जो है इंटेंसिफाइड हो चुके थे नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स थे बहुत सारी कंट्रीज में, और इसके साथ ही क्या होता है राइस ऑफ अथॉरिटेरियन, जो यहाँ देखोगे आप अथॉरिटेरियन जो और नेशनलिस्ट लीडर्स का जो है वो यहाँ राइस होता है। जिसने क्या किया, अब देखोगे आपको मजुलिनी आए इटली के अंदर, हिटलर आए जर्मनी के अंदर। तो हिटलर वॉज द मेन, जो आप देखोगे कि भाई काफी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज थे ये, इवन दैट यू कैन कवर लेनिन एंड स्टालिन इनटू इट। इसके अलावा जो आप देखोगे यहाँ जो है कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट था कि आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी जो है इनके ऊपर काफी, अब यहाँ क्या हो रहा था जो राइज हो रहा था वो नेचुरल जो है वो नेचुरलिज्म का नहीं, यहाँ जो है नेशनलिज्म का राइज हो रहा था। रोमांटिसिज्म के अलावा यहाँ जो है वो मिलिट्री एडवांसमेंट का राइज हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें जो है कुछ पीस को प्रमोट कर रहे थे, कुछ वॉर को सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ जो है ना बहुत सारी फिलोसफीज निकल के आई, डिप्लोमेसीज निकल के आई, काफ़ी सारे जो है पीस मेकर ट्रीटीज और जो है अदर जो पॉलिटिकल जो फिलोसफर्स थे उनका जो है रोल यहाँ काफ़ी इम्पैक्ट वो रहा। कि यहाँ जो क्या हुआ कि जो हॉरर्स ऑफ वॉर थे कि उन्होंने एलियनेशन के अंदर एक्सप्लेन किया थीम्स को अलग अलग। तो यहाँ जो है ना इस चीज को ये लोग जो इस चीज का जो है कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट रहा कि एक वॉर के लिए क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इस चीज से लोग अवेयर है कि इससे पहले तक अभी तक जो है वो टोटल वॉर वाज अ कॉन्सेप्ट जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 को लेके देते हैं हम, वो चीज अभी तक वर्ल्ड ने फेस नहीं की थी कि इतनी डिवास्टेटिंग वॉर भी जो है वो प्ले हो सकती है। बट अब क्या है, अब लोगों की इंटेलेक्ट जो है वो डेवलप कर रहा था कि इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है, कैसे डिप्लोमेसी से इसको और रिजॉल्व किया जा सकता है, पीस को कैसे प्रमोट किया जा सकता है। तो ये जो है कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट यहाँ हमें वर्ल्ड वॉर 1 का दिखता है। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ जो है ना ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जो थी, वर्साइलिस की जो ट्रीटी थी ये 1919 में जो साइन हुई, इसने है ना वर्ल्ड वॉर 2 के लिए जो है वो सीट्स वैसे ही इम्प्लांट कर दिए थे। क्योंकि आप देखोगे यहाँ जर्मनी के ऊपर है ना काफी हैवी रेपरेशंस लगाए गए, उसकी जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसको रिड्यूस किया गया। जर्मन्स की कंडीशन ये हो गई थी कि उनको नोट जलाने पड़ रहे थे एक ब्रेड बनाने के लिए भी। तो यहाँ क्या हुआ कि ऊपर से यहाँ देखो, अब जो मेन कॉज था रेस ऑफ आर्मामेंट जो थी, रेस ऑफ आर्मामेंट वॉज द मेन कोर्स, वो एडवांस हो गया है ना। इंपीरियल रेस जो है वो बढ़ रही थी बट वो ऑलरेडी और ज्यादा हाई लेवल पे जा चुकी थी। जो है जिन एम्पायर्स को खुद की जो है और जो इनको अपनी खुद की ऑटोनॉमी चाहिए थी उनको वो नहीं मिली गई। ऊपर से जो है बाउंड्रीज ऑल्टर कर दी गई, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हर्ट कर दिए गए। एक ही कंट्री के ऊपर पूरा जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि हाँ आप ही को रेपरेशंस पे करने हैं, आप ही के ऊपर जो है आप ही की मिलिट्री कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस की जाएगी। उनसे राइनलैंड छीन दिया गया। जो ये सारी चीजें जो है वो अब ये क्या कर रही थी, अब यहाँ जो है ना आप जितना किसी को दबाओगे वो उतना ही फोर्सफुली उठ के आएगा। तो यहाँ जो है ना सीड्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के साथ ही इम्प्लांट कर दिए गए थे। अब आप देखोगे कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वाटरशेड मूवमेंट था हिस्ट्री के लिए, क्योंकि उसने वर्ल्ड ऑर्डर को रीशेप किया। कि जैसे आपके जो है मैप्स चेंज हो रहे हैं, रीड्रॉइंग द बॉर्डर हो रहे हैं। यहाँ आप देखोगे कि यूरोप बिफोर वर्ल्ड वॉर 1, यहाँ जियोपॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल चेंजेस जो है वो काफ़ी हुए। अब आप देखोगे कि यहाँ जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ये देखिए फ्रांस, जर्मनी, यहाँ जो है ये देखिए आप इनके साथ जो दिखता है हमको ये नया जो है वो इम्प्लीमेंट दिख रहा है। यहाँ फ्रांस है, ग्रेट ब्रिटेन है, आयरलैंड है, स्पेन है। ये जो है ये बिफोर है, ये जो है ये वॉर जो है वो अपना बिफोर का है। हम इसके अलावा अगला देखते हैं, अगले के अंदर अगर हम कवर करते हैं तो अब हम देखते हैं कि इसके साथ जो है सिचुएशंस जो है जर्मनी के अंदर क्या थी 1992 1920 जो है वो। अब यहाँ देखिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वेमार रिपब्लिक, ये जो है यहाँ जो है वेमार रिपब्लिक जो है वो एस्टैब्लिश्ड होती। ये क्या है, ये एक डेमोक्रेसी बेस्ड जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था कि जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फाइट करी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि किस चीज़ के अगेंस्ट द एलाइज, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ऑल द कॉन्फ्लिक्ट जो यूरोप के रिसोर्सेज थे ना वो डिप्लीट हो गए कि भाई रिसोर्सेज तो खत्म होंगे। और जर्मनी जो है, जर्मनी ने क्या कर लिया था, फ्रांस और बेल्जियम को कवर कर लिया था। बट अब यहाँ क्या हुआ, यूएस की एंट्री होती है 1917 के अंदर, और जैसे ही यूएस एंटर करता है यहाँ जो है वो अलाइड पावर थी वो स्ट्रांग हो जाती है। और भाई यूएस जो है, अब आप देखोगे कि यूएस का अगर आप
हिस्ट्री उठा के देखोगे तो वो कहाँ से है, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश रूट्स है, ब्रिटिश एंड फ्रेंच रूट्स है, और वो सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है इन्हीं को करेगा कि यहीं के लोग बन के जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रहे हैं। तो वहाँ जो क्या होता है, अब जर्मनी और जो सेंट्रल पावर्स थी, जो ऑस्ट्रिया थी, बेल्जियम थी, यहाँ जो है वो क्या हो रहा था कि अब इनकी हार पक्की थी। अब यहाँ क्या हुआ कि अब नेशनल असेंबली दोबारा मिलती है जो जर्मनी के अंदर, और यहाँ क्या होता है, वेमार बनाती है और एक ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि भाई इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल एडल्ट्स इंक्लूडिंग वुमेन। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि जर्मनी जो है, जर्मनी एक टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट इंपीरियल पावर था। इंपीरियल पावर है तो उसकी कॉलोनीज भी होगी, और उसने अपनी सारी कॉलोनीज जो है जर्मनी से छीन ली गई कि हाँ जर्मनी को बिल्कुल एक जस्ट एन मैप, अ कंट्री ऑन द मैप ऑफ यूरोप जो है वो उसको कर दिया गया ना, ये कोई इंपीरियल पावर इनकी बची नहीं। इसके बाद क्या है, वॉर गिल्ड जो है वो ऐसे थे कि जर्मनी ने जितने भी अलाइड के जितने भी लॉस हुए हैं उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जर्मनी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अब क्या हुआ कि भाई अब देखो आप, अगर आप फाइनेंशियली आपने इतने रेपरेशंस लगा दिए, इसके अलावा ह्यूमिलिएशन कितना होता है, तो यहाँ क्या होता है साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली दोनों। हाँ, इंटायर कॉन्टिनेंट, द इंटायर यूरोपियन कॉन्टिनेंट, द एशियन कॉन्टिनेंट हैड्स टू सफर बोथ साइकोलॉजिकली एंड फाइनेंशियली। अब यहाँ क्या हुआ, नेशनल ह्यूमिलिएशन हो रही है, वॉर ऑफ गिल्ट हो रहा है। यहाँ जो है अब ये फाइनेंशियली तो क्रिपल्ड हो ही चुके हैं, है ना, क्योंकि भाई इनको फोर्स किया जा रहा है, फोर्सिंग इट, देवर फोर्सिंग इट, अलाइड पावर्स जो है जो इनको वो फोर्स कर रहे थे कि क्या करने के लिए, कंपनसेशन दो। सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक जो है ये सब किसको सपोर्ट कर रहे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे वेमार रिपब्लिक को। और इनको क्या करा गया, इनको जो क्या कर दिया गया, जो वेमार, इनको क्या कर दिया गया, नवंबर क्रिमिनल्स, इनको जो टाइटल दिया गया वो दिया गया नवंबर क्रिमिनल्स। अब यहाँ क्या हुआ कि अब यूरोपियन पॉलिटिकल और सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट होता है, और सोल्जर जो है उनकी जो रैंक है वो सिविलियन से हायर होने लगी, क्योंकि भाई वॉर का जो है, अब वॉरफेयर जो व्हाट वाज द मोस्ट ट्रेंडिंग थिंग इन द यूरोप के, हाँ अब जो सिविलियंस जो है उनसे ऊपर जो है पहले आर्मी होती है। जबकि पहले ऐसा होता था कि हाँ प्रजा से बाद में जो है वो हम सेना को काउंट करते थे, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा था। कि अब क्या हो गया कि बट सिविलियंस वर लोअर देन दी, बट जो सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, हॉरिबल लाइफ जी रहे थे कि आप दूर रह रहे हो, आपके पास कोई अश्योरिटी नहीं है, आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कंट्रीज प्राइड आप वहाँ जा रहे हो और आप मर रहे हो, और आपकी फैमिलीज के अंदर जो बूढ़े हैं उनको काम करना पड़ेगा, आपके घर की औरतों को बाहर निकलना पड़ेगा, और बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर की तरह काम करना पड़ेगा। दे हैव नो सोशल सिक्योरिटीज, उसके अलावा उनके जो अलाउंसेस है वो खत्म हो जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 जो है, क्योंकि आपके रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं, आप कोई रिवॉर्ड नहीं करोगे, यहाँ जो है आप अपनी खुद की लाइफ के लिए लड़ रहे हो। अब आप देखोगे कि डेमोक्रेसी तब तक जो है ना बहुत यंग और ब्रिटल कॉन्सेप्ट था, कि तब तक इतना ज्यादा हुआ नहीं था। कि देखिए आप, रेवोल्यूशंस भी हुए हैं, फ्रांस में हुए, उसके बाद जो है चलते चलते यहाँ जो है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे रशिया में हो रहा है, और रशिया के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं हुई है। यहाँ स्टैब्लिश हुई है, क्या हुई है, जो हुई है एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई है, वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में बिलीव नहीं करती थी। अब यहाँ जो है डेमोक्रेसी जो है ना, यहाँ वेट स्टैंड नहीं कर सकती है पीपल्स ऑफ इंटरवॉर यूरोप, यहाँ जो है डेमोक्रेसी इस चीज का सॉल्यूशन नहीं थी। बट यहाँ जो है सेपरेटिस्ट लीग रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनती है, जो है हम जो है सेपरेट होना चाहते हैं कि भाई पैटर्न्स ऑफ रशियन बोल्शेविक रेवोल्यूशन। अब यहाँ क्या होता है कि भाई इन्होंने क्या करा कि ये जो है रिवॉल्ट को जो है फ्री क्रॉप्स के द्वारा जो है इनको जो है जो रिवोल्यूशन जो किया गया, इन्होंने सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला उसको दबा दिया गया, और जो कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, उनको क्लैश कर दिया गया। यहाँ जो है वेमार रिपब्लिक जो है यहाँ इनको इस जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट को क्लोज करने में, क्लैश करने में सक्सेसफुल रही। अब 1923 का जो है ना इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इसने जो है ना पॉलिटिकल है ना, जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन है ना, इसको और बढ़ा दिया, और जर्मनी ने जो है वो रिफ्यूज कर दिया कि भाई वी कांट पे द वॉर, जो है रेपारेशन हम जो पे नहीं कर सकते। और अब क्या किया, जो फ्रांस ने जो है रूहर जो वैली थी, इनकी जो कोल वैली थी, जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल वैली थी, उसको जो है रिकवर करने के लिए उस पर अपना कब्जा कर लिया। अब क्या होने लगा कि अब जो है जर्मनी के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाता है इस टाइम पे, और जो है अब क्या होने लगा कि जो लोग हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं, उनको जो है वो अब जो है इनकी जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत दब रही है कि इन सब का रीजन क्या है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। तो वी नीड अ लीडर, जो हमें एक अपना बंदा चाहिए, वेमार रिपब्लिक बस वहां जाके ह्यूमिलिएट करके आइए, उसकी वजह से हमें जो है वो इतना वॉर कंपनसेशन सहना पड़ा है,
और इसके अलावा जो है हमारी जो फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जो हमारा ह्यूमिलिएशन हो रहा है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था, जो है वो वीएमआर रिपब्लिक को ठहराया गया। अब यहाँ जो है यहाँ से राइज होता है हिटलर का। अब क्या होता है कि इसी प्रॉब्लम को, इसी कंडीशन को जो ये हुआ कि जो प्राइसेस हैं वो इतने बढ़ गए कि आपको एक ट्रक भर के, आपको एक लॉरी भर के जो है वो दे के आनी पड़ती है, उसके बदले जो आपको 1 पीसेस ऑफ ब्रेड मिल रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसी के साथ हम ख़त्म कर रहे हैं हमारा आज का लेक्चर। और अभी तक जो है हमने कवर कर लिया है व्हाट वर दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। इसके अलावा हमने देखा कि क्या जो रीज़न था वो द राइज ऑफ हिटलर एज वेल एज द व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ जर्मनी। यहाँ हमने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को कवर किया, व्हाट वाज द लीग ऑफ नेशंस रोल, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इसके अलावा हमने जो है सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस, जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म है, उस जो वर्ल्ड वॉर 1 का कल्चरल और इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट है वो हमने कवर किया है। इसके अलावा हमने जो देखा कि जो सीड्स ऑफ हाउ वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वर इम्प्लांटेड द सीड्स ऑफ फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ हमने जो है इन सब चीज़ों को कवर किया है। जो सिचुएशन थी जर्मनी के अंदर ड्यूरिंग 1990 to 1920, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वीएमआर रिपब्लिक, इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल क्राइसिस, हाउ वाज द हाइपर इन्फ्लेशन वाज एक्सेलरेटेड ऑन दी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो कवर हुआ है। इसी के साथ अब हम इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म कर रहे हैं। हम अगले पार्ट में जो कवर करेंगे वो करेंगे हम द राइज ऑफ हिटलर। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट करके अगर आपको हमें कोई फीडबैक देना है तो वो आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। आप जो है हमारा चैनल है, जो अगर आपको इन वीडियोस की, जो लेक्चर वीडियोस हम बनाते हैं उसकी जो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आपको हमें कोई और फीडबैक देना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।